मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको समस्या जनित मृदा एवं प्रबंधन शाखा कृषि सेमेस्टर 5 के अंतर्गत जो है मृदा उपयोग क्षमता वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। पूरे लेक्चर को, ये जो वेबिनार का लेक्चर है उसको मैं कई आउटलाइन में बांटा है। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, आपके जो मृदा वर्गीकरण कैपेबिलिटी क्लासेस के हैं, प्रस्तावना क्या है, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण की परिभाषा क्या है, मृदा क्षमता के अवयव क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, मृदा क्षमता में वर्गीकरण के आधार क्या है, मृदा उपयोग क्षमता वर्गीकरण क्या है, उपसंहार और सीखने का प्रतिफल और संदर्भ। आज का ये लेक्चर का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को मृदा उपयोग क्षमता के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। ये अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बताना चाहूँगा कि मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण जैसे मृदा विन्यास और बनावट, भूमि में रिसाव, जल धारण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता, मृदा का पीएच, विद्युत चालकता, भूमि की क्षमता का वर्गीकरण, मृदा सरीज, भूमि की सिंचाई एवं जल निकास की स्थिति, भूमि की उर्वरक क्षमता, भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की उपलब्धता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक एवं अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता, वर्तमान भूमि प्रयोग, उपरोक्त सभी आंकड़ों को एकत्रित करके जो है इसमें लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसमें भूमि उपयोग पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र को मनुष्य द्वारा उपयोग की सुविधा सूचित करना है। सामान्यतः जमीन के हिस्से पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, परती, चारागाह इत्यादि वर्गों में बांटा जाता है। और अधिक तकनीकी भाषा में भूमि उपयोग को किसी विशिष्ट भू आवरण प्रकार की रचना, परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों को रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से भूमि संसाधन विभाग के अलावा के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग सर्वाधिक सर्वेक्षण का कार्य नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था द्वारा होता है। इस संस्था द्वारा भारत में विभिन्न हिस्सों के भूमि उपयोग और मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। भूमि उपयोग और इसमें परिवर्तन के किसी क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन से जुड़े मुद्दे में भूमि उपयोग संरक्षण में जुड़े बिंदु हैं: मृदा अपरदन का संरक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, जल गुणवत्ता और उपलब्धता, वनस्पति संरक्षण, वन्यजीव आवासीय इत्यादि। ये भूमि क्षमता के वर्गीकरण का कंपोनेंट है। आप देखें, LUC क्लास मतलब लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लास, इसमें 8 क्लास आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और LUC सब क्लासेस में 4 सेकेंड, 4S, 4C ये क्लासेस रखे जाते हैं। और LUC यूनिट होती है 4W1, 4W2, 4W3 और 4W4। जिससे ये इंडिसेस ऑफ जनरल कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है। ये हम इस तरह से इसको 8 भागों में बांटते हैं। 8 भागों की क्या विशेषता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के आधार सभी उपलब्ध भूमि में कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होती, बल्कि कृषि भूमि चारागाह वनीकरण के लिए भी उपयुक्त होती है। इस प्रकार भूमि उपयोग क्षमता की 8 श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसा मैंने कंपाउंडर में बताया कि कैपेबिलिटी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिनमें से प्रथम 4 श्रेणियां कृषि उत्पादन के लिए तथा अन्य 4 श्रेणियां भूमि चारागाह वनीकरण तथा वानस्पतिक आच्छादन के
प्रयोग में लाई जाती हैं। ये भूमि उपयोग क्षमता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित भूमि संबंधी बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। इसी वर्गीकरण आधार पर भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं लगातार उत्पादन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भूमि किसी उपयोग के में लाई जाए, ये निर्धारित किया जाता है। इसमें कई बिंदु महत्व है। एक तो भूमि की सतह पर मृदा चयन, किस तरह की भूमि है उसका चयन करना चाहिए। दूसरा, भूमि का ढाल, जो टोपोग्राफी है, कहीं ढाल जो होता है ज़्यादा होता है, कहीं ढाल कम होता है, उसके अनुसार भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। भूमि की गहराई, क्या डेप्थ होती है इसकी गहराई, उसके अनुसार भी इसको वर्गीकृत करते हैं। और सब सॉइल की ये परमेबिलिटी, मतलब जो सब सॉइल है उसमें पानी की जो परकोलेशन रेट है क्या है, भूमि का कटाव, इरोजन कितना है, भूमि संबंधी समस्याएं जैसे जल भराव, बीहड़, ऊसर आदि, और भूमि उपयोग, क्या भूमि यूटिलाइजेशन किस में किया जाता है। ये सब बिंदु हैं जिनके ध्यान में रख करके इसका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, भूमि क्षमता वर्ग एवं मानक रंग, जब इसका मैप बनाते हैं तो वर्तमान भूमि उपयोग को आधार पर भूमि क्षमता का वर्गीकरण कर भूमि की क्षमता वर्ग मानक रंगों में के अनुसार मानचित्र पर रंग अंकित कर देना चाहिए, तथा मानचित्र पर विभिन्न वर्गों के अंतर्गत मृदा के प्रकार, मृदा गाइड, ढाल तथा कटाव प्रतिशत को भी अंकित करना चाहिए। देखिए, इसमें 8 कैपेबिलिटी क्लासेस दिखाए गए हैं भूमि क्षमता वर्ग, और इनका मानक रंग है। ये एक पहला जो है उसका हल्का हरा है, दूसरा है लाल से दिखाया गया है, तीसरा नीला से दिखाया गया है, चौथा गहरा हरा से दिखाया गया है, पांचवा जो है भूरा दिखाया गया है, छठवां जो है नारंगी दिखाया गया है, और सातवां जो है ये नारंगी और बैगनी से दिखाया गया है। चलिए देखिए, ये तो भूमि क्षमता वर्गीकरण है। इसके कई मानक रखे जाते हैं। एक का भूमि किस उपयोगी में लाई जाए, और भूमि के प्रमुख प्रकार क्या है, भूमि की गहराई क्या है, भूमि का ढाल क्या है, भूमि की कटाई की स्थिति क्या है, और अन्य कारक। तो इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हर कैपेबिलिटी क्लासेस को मैं विस्तार में बताऊंगा। जैसे कैपेबिलिटी 1 है, जिसको LUC कर सकते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन क्लासिफिकेशन। तो एक तो क्षमता वर्ग है कैपेबिलिटी 1, इसमें भूमि का प्रमुख कारण है खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। दूसरा, इसकी गहराई जो होती है 90 सेंटीमीटर से अधिक गहराई होती है, और ये प्रतिशत ढाल जो है 1% का होता है। भूमि का कटान, इसमें सीट इरोजन होता है। जो कैपेबिलिटी 2 है, इसमें खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है। इसकी गहराई 46 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। या तो ये C1 से C3% इसमें ढाल होता है, वहाँ से 3%, और इरोजन जो होता है इसमें सीट इरोजन होता है। यहाँ जलप्लावन, ऐसी भूमि में जलप्लावन एवं क्षारीय मृदाएं भी पाई जाती हैं। एक कैपेबिलिटी 3 है, ये भी खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें ढाल 2.5 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर से 45-46 से अधिक होता है, और ये जो है भूमि की ढाल जो है 1 से 3% तक होती है, तथा इसमें इरोजन जो होती है सीट एवं रिल इरोजन होता है। ये जल प्लावन या क्षार से प्रभावित भूमि होती है। अब कैपेबिलिटी 4 में ये खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसका गहराई जो होती है ये 7.5 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई होती है, और इसकी भूमि की ढाल जो होती है ये 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, और इसमें इरोजन जो होता है वो गली इरोजन होता है, और ये यहाँ पे अधिक नमी, जल प्लावन अथवा क्षार या प्रभावित भूमि होती है। अब जो कैपेबिलिटी LUC 5 है, इससे कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, किंतु चारागाह के लिए उपयुक्त होती है।
इसकी जो है गहराई 0 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर गहराई होती है। भूमि का ढाल जो होता है 10% या 10% से 15% तक होती है। भूमि का कटाव में ये इरोजन जो होता है तीव्र गति से इरोजन होता है। और जो कैपेबिलिटी क्लास जो है 6 में ये भी अनुपयुक्त होती है, किंतु चारागाह एवं वनीकरण फॉरेस्टेशन के लिए उपयुक्त होती है। इसकी गहराई जो होती है 0 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक होती है और जो ढलान है 16 से 26% तक होता है। और इरोजन इसमें तीव्र गली इरोजन होता है। इसमें लवणी या जल प्लावित मृदाएं पाई जाती हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लास 7 है। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है, किंतु चारागाह या वनीकरण के लिए उपयुक्त है। ये पथरीली भूमि होती है एवं इसमें जो है ये ढलान 15 से 25% तक होता है या 25% से 33% तक भी कभी कभी होता है। इसमें जो इरोजन होता है ये अधिक तीव्र गति से इरोजन होता है। ये दलदली या जल प्लावित अथवा अधिक क्षारीय भूमि होती है। अब जो लास्ट लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है ये 8th क्लास है। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त, किंतु ये वन्य प्राणी आमोद प्रमोद एवं जल आपूर्तियों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त है। इसमें जो इंटरमेंट जैसे जू है या कोई वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है इसमें रखते हैं। और इसकी भी ज़मीन पथरीली होती है और भूमि की ढाल जो है ये 50% या 50% से अधिक होती है। इसमें कटान ये पूर्णतया कटान से प्रभावित होती है और ज़्यादातर इसमें नदियों के क्षेत्र था बंजर पर्वत की चोटियाँ होती हैं। अब इसको मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि भूमि की क्षमता वर्गीकरण अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के अनुसार भूमि के समूहन में इसे 8 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक क्लास को 1 से 4 तक की संख्या में दर्शाया गया है। भूमि के पहले 4 वर्ग खेती के लिए उपयुक्त हैं और शेष 4 खेती के लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन वानिकी और वन्य जीवन के लिए उपयोगी हैं। ये लास्ट जो 4 कैपेबिलिटी क्लासेस हैं। अंत में विद्यार्थियों को अब ये लर्निंग आउटकम है। इसमें विद्यार्थियों को भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर भूमि क्षमता वर्गीकरण की आसानी से किया जा सकता है तथा उसके बताए गए विधि से मानचित्र में दर्शाया जा सकता है। ये जो मैंने संदर्भ लिया है कई किताबों से लिया है। एक तो FAO का 1970 की ये बुलेटिन है भूमि मूल्यांकन के लिए कुल रूपरेखा मिट्टी बुलेटिन। दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1980 हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एमओ जायसवाल एवं अन्य नई दिल्ली PP 40 से 48 है। मोहम्मद नूर का 1988 का भूगोल वालुम संकल्पना प्रकाशन से प्रकाशित उससे लिया गया है। शर्मा AC 1981 भूमि क्षमता वर्गीकरण और भूमि नियोजन ज्योग्राफी एंड मोहम्मद नूर आधारण प्रकाशन के नई दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। सिंह जे और ढिल्लो SS 1984 कृषि भूगोल ये टाटा मैकग्राहिल पब्लिकेशन कंपनी नई दिल्ली से पब्लिश है। तो ये सारे मटेरियल मैंने ऐसे रेफरेंसेस लिए हैं और ये लैंड कैपेबिलिटी के वर्गीकरण के बारे में आपको जो लेक्चर है उससे बनाया गया है। और लेक्चर के पन्ने में ये बताना चाहूँगा कि ये आप जो है आज वेबिनार क्लास है इसको पढ़ के इसकी वीडियो को और PPT को पढ़ के आइएगा ताकि जो आपको इंट्रैक्शन करना हो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।